गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। बच्चों, इतिहास में हमारा बेसिक क्लास चल रहा था और बेसिक क्लास का एक क्लास हो चुका है। आज आपका बच्चों दूसरा क्लास है, ठीक है। और दूसरे क्लास में ही बच्चों में बेसिक क्लास को मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। और यह बेसिक क्लास उन बच्चों के लिए है जिस बच्चे का इतिहास में या तो मेजर पेपर हो या माइनर पेपर हो या एमडीसी, ठीक है। तीनों के लिए बच्चों ये कॉमन क्लास है। मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों के लिए कॉमन क्लास है, ठीक है। यह क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में हैं और बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चाहे आपका विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को क्या क्या पढ़ा दिया था? पिछले क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को इतिहास का अर्थ बच्चों मैंने बता दिया था। हम इतिहास विषय क्यों पढ़ते हैं इसे मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। इतिहास की परिभाषा मैंने बता दिया था। तिथि की खोज के संदर्भ में मैंने बता दिया था। इतिहास का पिता के बारे में मैंने बता दिया था। यानी 6 पॉइंट में से बच्चों मैंने 5 पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। आज के क्लास में छठा पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, यानी इतिहास का विभाजन। छठा पॉइंट समझाएंगे, आपका जो बेसिक क्लास है वो क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। और ये क्लास मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जिस बच्चे का सेशन 2024 से 2028 है, क्योंकि आप सभी को जानते हैं बीए 4 साल का हो गया है, जिस कारण आपका सेशन 2024 से 2028 सेशन आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी बातें मैंने बच्चों बता दिया था, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए टू द पॉइंट पर हम लोग आएंगे। तो इतिहास का विभाजन, ठीक है बच्चों, इतिहास का विभाजन। देखो बच्चों, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों 3 भागों में। एक जो भाग आपका हो जाता है, पहला हो जाता है प्राक इतिहास। कौन सा इतिहास? प्राक इतिहास, ठीक है। और प्राक इतिहास को बच्चों अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्राक इतिहास को अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्ट्री, ठीक है। और प्राक इतिहास के काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहिए या पाषाण काल कहिए बच्चों, बात आपका बराबर हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार हम देखेंगे इतिहास का विभाजन 3 क्षेत्रों में होता है। पहला होता है प्राक इतिहास, दूसरा होता है आदर इतिहास और तीसरा होता है ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम किसकी चर्चा करेंगे? तो सबसे पहले हम बच्चों प्राक इतिहास का चर्चा करेंगे। प्राक इतिहास जिसे अंग्रेजी में हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्राक इतिहास के अंतर्गत वह इतिहास आएगा, यानी वह घटना आएगा जिसमें प्राचीन मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, ठीक है। जब बच्चों प्राचीन मानव को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, अर्थात प्राचीन मानव जब लेखन कला से परिचित नहीं थे, तो इसी काल को बच्चों कहाँ रखा जाएगा? प्राक इतिहास में रखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, प्राचीन मानव को कब पढ़ना लिखना बच्चों नहीं आता था? जब प्राचीन मानव आदि मानव के रूप में जीवन व्यतीत किया करते थे। जैसे मानव ने किस प्रकार, यानी आदि मानव कहिए या प्राचीन मानव कहिए, ठीक है। प्राचीन मानव ने बच्चों किस प्रकार आग का खोज किया, प्राचीन मानव ने किस प्रकार पहिए का निर्माण किया, प्राचीन मानव ने किस प्रकार कृषि किया, प्राचीन मानव ने किस प्रकार आखेट किया यानी शिकार किया, ठीक है। तो ये जो जितना भी विषय वस्तु आता है, जैसे प्राचीन मानव द्वारा, ठीक है, आग का खोज करना, पत्थरों से औजार बनाना, कृषि करना, ये सारा का सारा क्षेत्र बच्चों किसके अंतर्गत आपको आता है? तो प्राक इतिहास के अंतर्गत। क्योंकि बच्चों इस समय मानव को तो पढ़ना लिखना तो नहीं आता था। जैसे देखो बच्चों, मानव का उत्पत्ति से लेकर के जब मानव का बच्चों उत्पत्ति हुआ, जब मानव का जन्म हुआ, तो क्या आप ही बताइए उस समय मानव को पढ़ना लिखना आता था बच्चों? नहीं आता था।
तो किस प्रकार बंदर से आधुनिक मानव बना। ये सारा विषय वस्तु बच्चों हम कहाँ पढ़ेंगे, प्राक इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आदि मानव बनने के बाद मानव ने किस प्रकार आग का खोज किया, किस प्रकार पत्थरों से उन्होंने औजार बनाए, ठीक है, किस प्रकार उन्होंने जीवन निर्वाह किया। तो ई से लेकर के जेड तक ये सारा का सारा विषय वस्तु हम प्राक इतिहास के ही अंतर्गत देखेंगे। इस प्रकार प्राक इतिहास में वही वस्तु आएगा जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। कुल मिलाकर के कहो तो जब मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मानव आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत किया करते थे, वह सारा का सारा विषय वस्तु प्राचीन इतिहास नहीं प्राक इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और प्राक इतिहास को ही अंग्रेजी में प्री हिस्ट्री कहते हैं, और इसी काल को पाषाण काल कहिए या प्रागैतिहासिक काल कहिए। ठीक है, चलिए तो देखो अब हम आते हैं लाइन बाय लाइन, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वह काल जिसमें मानव किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्राक इतिहास उसे कहेंगे जब मानव को किसी भी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। अर्थात कुल मिलाकर के तो यही मतलब हो गया कि मानव को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तो बेचारा लेखन कला कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के, जैसे मानव का जन्म कैसे हुआ, सभी कोई कहता है ना कि मानव का पूर्वज किसे माना गया, बंदर को माना गया। तो बंदर से किस प्रकार होते 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 अंत में कौन आया, चिंपैंजी, और फिर होते होते किस प्रकार आधुनिक मानव बना। तो इसके अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर के लगभग 3000 ईसा पूर्व के मध्य का समय आता है। मानव के उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का बच्चों क्या आता है, समय आता है। अब देखो यहाँ ईसा पूर्व लगा हुआ है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 3000 वर्ष पहले तक। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी मानव के उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक कौन कौन सा विषय वस्तु आएगा, जैसे मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, मानव में भाषा का विकास कैसे हुआ, मानव ने कृषि का आविष्कार कैसे किया, मानव ने किस प्रकार शिकार किया, मानव ने किस प्रकार पशुपालन किया, मानव ने किस प्रकार गांव बसाए, मानव ने किस प्रकार, ठीक है, पत्थरों से औजार बनाए, मानव ने किस प्रकार आग का खोज किया, किस प्रकार पहिए का निर्माण किया। तो ये सारा का सारा विषय वस्तु बच्चों हम कहाँ पढ़ेंगे, प्राक इतिहास में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए प्राक इतिहास क्या होगा। अब हम आगे समझेंगे आर्द्र इतिहास। ठीक है बच्चों, अब आर्द्र इतिहास में क्या होता है, आर्द्र इतिहास जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, अंग्रेजी में बच्चों हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो आर्द्र इतिहास वह काल है जिसमें मानव को पढ़ना आता था, लिखना आता था। ठीक है बच्चों, जैसे ये बच्चों मानव है, ठीक है, अब इस मानव को पढ़ना भी आ रहा है, लिखना भी आ रहा है, लेकिन इसके द्वारा लिखे गए साक्ष्य आज का मानव पढ़ नहीं पाया है। यानी इस मानव को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन इसके लिखे गए साक्ष्य को आज का मानव क्या पढ़ पाया है बच्चों, आज का मानव पढ़ नहीं पाया है। तो इसी काल को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, आर्द्र इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में कक्षा 12वीं में तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने आर्ट्स ले रखा हो तो, कि हड़प्पा वासी को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन क्या उसके लेखन को आज का मानव बच्चों पढ़ पाया था, नहीं। तब जब आज का मानव पढ़ ही नहीं पाया, आज का इतिहासकार पढ़ ही नहीं पाया, तो इनके द्वारा लिखे गए साक्ष्य के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी इतिहास को हम आर्द्र इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। और आर्द्र इतिहास का काल क्या कहलाता है, आर्द्र ऐतिहासिक काल। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलिए अब हम आते हैं लाइन बाय लाइन। आर्द्र इतिहास हम किसे कहेंगे, तो देखो वह काल जिसमें मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, यानी मानव को पढ़ना आता था, सिंपल सी बात है, लिखना आएगा तो सामने वाला पढ़ पाएगा। ठीक है, वह काल जिसमें मानव को किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, यानी लिखना आता था,
किंतु उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी इस लिपि को आज तक बच्चों पढ़ा जा सका है नहीं। जैसे ये जो बच्चों आप लिपि देख रहे हैं, ये लिपि बच्चों किस काल का है, तो हड़प्पा सभ्यता कालीन है, यानी हड़प्पा वासियों का यह लिपि है। और ये जो लिखा हुआ है, आज का आधुनिक इतिहासकार इसको पढ़ ही नहीं पाया। जब भैया मेरे पढ़ ही नहीं पाएगा तो इतिहासकार को समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा। जब समझ नहीं पाएगा तो इस लेखन के आधार पर कोई इतिहास का रचना होगा नहीं बच्चों, किसी भी प्रकार का रचना नहीं होगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी काल के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ते हैं तो हड़प्पा वासी को बच्चों पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता था, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए लिपि को हम लोग पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए। तो आर्य इतिहास का उदाहरण क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और इसका बच्चों काल क्या हो जाएगा, तो देखो इसका काल होगा 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कब तक, 600 ईसा पूर्व तक। तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को आर्धेहासिक काल के नाम से जाना जाता है। समझ गए। चलिए, अब जैसे ही 600 ईसा पूर्व बच्चों खत्म होता है तो 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी प्राचीन मानव है उन्होंने जो भी कुछ लिखा, आज का आधुनिक इतिहासकार उसको भली भांति पढ़ पाया, भली भांति समझ पाया और उनके आधार पर उन्होंने इतिहास का रचना कर पाया। ठीक है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो ये जो साम्राज्य था इनमें जो भी दस्तावेज मिला उन दस्तावेज को भली भांति पढ़ा गया और पढ़ करके उन्हीं के अनुसार क्या किया गया बच्चों, तो इतिहास का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट इतिहास कौन आपका हो जाता है बच्चों, ऐतिहासिक काल, यानी जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्ट्री। यानी ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें प्राचीन मानव ने जो भी कुछ लिखा उनके लेखन को आज का मानव पढ़ पाया, पढ़ करके समझ पाया और इसी के आधार पर वह क्या कर पाया, तो इतिहास का रचना कर पाया। जैसे देखो आज हम बच्चों जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कई ग्रंथ मिले। जैसे बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक है, सूत, ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसके बाद अंगुत्तर निकाय। तो जितना भी ग्रंथ है उन ग्रंथों को हमारे इतिहासकार पढ़ पाए। उसी प्रकार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत कई ग्रंथ है। ठीक है, जैसे महाभारत हो गया, उपनिषद हो गया, वेद हो गया। ठीक है, तो इन पुराण हो गया, जैसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। ठीक है, तो इन सभी को हमारे इतिहासकार ने पढ़ पाया, भली भांति समझ पाया और उनके आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया, तो बच्चों इतिहास का रचना किया। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल क्या होगा, वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है। यानी जो भी हमें साक्ष्य मिला, लिखावट मिला, उस लिखावट को हम क्या कर पाए हैं, भली भांति हम लोग पढ़ पाए। जैसे सम्राट अशोक का जितना भी बच्चों दस्तावेज मिला, ठीक है, जो भी अभिलेख मिला, उनको हम लोग पढ़ पाए। उस समय का भाषा, सम्राट अशोक के टाइम का भाषा प्राकृत भाषा था, ब्राह्मी लिपि था, ख्रोष्टी लिपि था। तो हमारे इतिहासकार ने प्राकृत भाषा को पढ़ पाया, ब्राह्मी लिपि को पढ़ पाया, ख्रोष्टी लिपि को पढ़ पाया और वही जब लिपि पढ़े तो हमें पता चला, अच्छा मौर्य का महान शासक सम्राट अशोक, तो अशोक नाम कहाँ से आया, तो बच्चों वहीं से आपको आया। ठीक है, तब हम जाकर के जान पाए, अच्छा उस राजा का नाम अशोक था, क्योंकि हम उनके दस्तावेज को पढ़ें, पढ़ करके समझें और समझ करके हम उनके बारे में भली भांति जान पाए। ठीक है बच्चों, तो वह काल जिसमें मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और उस लिपि को पढ़ा भी जा चुका है, सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। ठीक, और ऐतिहासिक काल बच्चों शुरू कहाँ से होता है, तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कहाँ से, 600 ईसा पूर्व से। और ये ईसा पूर्व क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आप सभी बच्चों को मैंने बता दिया था। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक के काल को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक जितना भी महत्वपूर्ण घटना घटा, यह सारा का सारा बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, यह सारा का सारा बच्चों आएगा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और इसी ऐतिहासिक काल को बच्चों कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, 3 भाग में। ठीक है, तो जो बच्चों पहला जो भाग आ जाता है, पहला
पहला भाग आ जाता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से प्राचीन मानव के द्वारा लिखे गए साक्ष्य को हम लोग भली भांति पढ़ पाए और समझ सके। ठीक है, तो माना जाता है कि 600 ईसा पूर्व के काल से जितना भी आगे का इतिहास हुआ हमारे इतिहासकार पढ़ पाए और उनके बारे में समझ पाए। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 712, अब 10 कहीं कहीं 10 भी होता है, कहीं कहीं 12 भी होता है, तो उतना माइनर वाली बात है। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक के काल को क्या कहा गया है? प्राचीन काल कहा गया है, यानी प्राचीन इतिहास कहा गया है। और इसी काल के अंतर्गत बच्चों हम लोग किसका किसका अध्ययन करेंगे? तो इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग मगध साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे, जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, सातवाहन के बारे में, कुषाण वंश के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ये सभी किस काल के अंतर्गत आता है? यह सभी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है और इसका काल 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी के बीच में ही आपको पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो प्राचीन इतिहास कहां पर खत्म होता है? तो 712 ईस्वी में खत्म होता है। तो 712 में खत्म होगा तो जाहिर सी बात है जो बच्चों मध्य इतिहास होगा यानी मध्यकालीन इतिहास होगा, यह कहां से शुरू होगा? लगभग 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। तो 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक के काल को क्या कहा गया है? मध्यकालीन इतिहास कहा गया। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग बच्चों भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति आंदोलन। ठीक, भक्ति आंदोलन हो गया। फिर उस यानी हम आपको भारत के संदर्भ में बता रहे, विश्व के संदर्भ में नहीं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को आप लोग पढ़िएगा, मुगल साम्राज्य को पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत को आप लोग है ना पढ़िएगा। तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, ये सारा का सारा बच्चों मध्यकालीन इतिहास के ही अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद बच्चों 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का काल क्या हो जाता है? आधुनिक इतिहास हो जाता है। और आधुनिक इतिहास में तो आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा देश जब गुलाम हो गया, यानी जैसे ही मुगल साम्राज्य खत्म होता है, खत्म होने के बाद अंग्रेजों का जब पूरे देश पर अधिकार हो जाता है, ठीक है, तब से लेकर के आज़ादी तक के काल को ही आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। और इसी इतिहास के अंतर्गत हम लोग यह पढ़ेंगे हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, जितना भी आंदोलन हुआ, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जो भी कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग, ठीक है, उन सभी का अध्ययन हम आधुनिक इतिहास के ही तहत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा इतिहास का विभाजन टॉपिक क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास क्या हो गया? बेसिक क्लास हमारा समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो जो आपका बच्चों हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मैंने अभी तक 3 क्लास लिया है। ठीक है, नंबर 1 सिलेबस का क्लास मैंने ले लिया है, एक आपका बेसिक क्लास मैंने एक और लिया। अगर आपने ये दोनों क्लास अटेंड नहीं किया है तो अवश्य रूप से बच्चों अटेंड कर ले। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक आई कार्ड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है अवश्य रूप से टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़िएगा तो आप बीए का तैयारी बेहतर रूप से कर पाएंगे। और बच्चों ये जो हमारा चैनल है बीए ऑनलाइन क्लासेस, इस पर आपका तैयारी बेहतरीन ढंग से आपको कराया जाएगा। सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, सबसे पहले हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, इस विषय को सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य रूप से बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका जितना भी मित्र होगा सभी मित्रों में हमारे वीडियो को अवश्य रूप से बच्चों शेयर करें। और जो हमारा पेड कोर्स आ रहा है बच्चों 1 जून से हमारा पेड कोर्स बच्चों शुरू हो जाएगा। तो 1 जून को हम आपको पेड कोर्स के बारे में बता देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम में बच्चों पूरा सिलेबस का PDF फाइल में नोट्स भी आपको मिल जाएगा।
आप चेकअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।